दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मल्टी स्टोरेज शोरूम में गाड़ियां ऊपर कैसे चढ़ाई जाती हैं? या फिर बर्फ से बने ये इग्लू अंदर से गर्म कैसे रहते हैं? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि जब आसमान में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती ही नहीं, तब भी हवाई जहाज में हॉर्न क्यों दिया जाता है? नहीं जानते ना? तभी तो कहता हूँ, हर फ्राइडे देखा करो फैक्टिफाइड हिंदी के ये एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी ज्ञान नहीं परोसा जाता। चुनकर लाता हूँ मैं आपके लिए 10 ऐसे फैक्ट्स जो आपको पहले से और सजग और समझदार और जिम्मेदार बनाए। तो फैक्टिफाइड हिंदी के हर एपिसोड को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी दे मौका फैक्टिफाइड होने का। तो चलिए अब बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां और जरा भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी हमारी गाड़ियों की ही तरह हॉर्न दिए होते हैं, लेकिन आसमान में तो कोई ट्रैफिक होता ही नहीं, और अगर बीच हवा में कोई प्लेन हॉर्न का इस्तेमाल भी करे तो शायद ही उसे कोई सुन पाएगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये हॉर्न आखिर किस काम आते हैं? अब दोस्तों, ये तो साफ है कि हवाई जहाज में ये हॉर्न एयर ट्रैफिक के लिए नहीं दिए जाते। दरअसल ये प्लेन में होते हैं उनके ग्राउंड पर मूवमेंट के लिए। दोस्तों, एक एयरप्लेन के हॉर्न और आपकी गाड़ी के हॉर्न में बेसिक फर्क ये होता है कि जहां हम गाड़ी के हॉर्न का इस्तेमाल सामने वाले को अलर्ट करने के लिए करते हैं, वहीं प्लेन के पायलट्स हॉर्न का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। हवाई जहाज का हॉर्न एक हाई पिच की बेल जैसी आवाज प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर ग्राउंड पर काम कर रहे मैकेनिकल या फिर रिफ्यूलिंग स्टाफ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया जाता है। इस हॉर्न की हाई पिच रखने के पीछे का मकसद ये होता है कि प्लेन के इंजन और एयर कंडीशनिंग से आने वाली बेतहाशा आवाज के बीच भी स्टाफ इसे सुन पाए और पायलट की इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान दे पाए। इसके अलावा हैंगर में प्लेन को पार्क करते हुए और उसे वहां से निकालने के समय भी हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हवाई जहाज में हॉर्न किस काम आता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कभी ना कभी हाईवेज पर चलते हुए या फिर किसी बड़ी मार्केट में इन कमाल के कार शोरूम्स को देखा होगा, जिनके ऊपर की मंजिल पर चमचमाती कारें ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे में कुछ शोरूम्स तो बड़े होते हैं और उनकी बिल्डिंग्स के अंदर ही कार को ऊपर तक लाने के लिए रैंप्स बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर शोरूम्स इतने बड़े नहीं होते। तो दोस्तों, वो करते क्या है कि डिस्प्ले वाली मंजिल पे ऐसी कांच की फुल विंडो पैनल्स बनवाते हैं जो मर्जी के मुताबिक खुल और बंद हो सके, और फिर कार अंदर से पहुंचाने की बजाय बाहर से इस मैकेनिकल लिफ्ट की मदद से ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप भी पहले ये सोचकर चकरा जाते थे कि कार ऊपर पहुंचती कैसे होगी, तो अब आप इसका जवाब जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर टीवी पर देखा होगा कि बर्फीले इलाके के लोग कैसे बर्फ के ये इग्लू बनाकर उसमें रहते हैं। ये इग्लू उन्हें खराब मौसम से तो बचाते ही हैं, साथ ही उन्हें गर्म भी रखते हैं। ऐसे में क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जब इग्लू बनता ही बर्फ से है तो वो अंदर से गर्म कैसे हो सकता है? अगर हाँ, तो दोस्तों बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि इग्लू बनता बर्फ से है, लेकिन ये बात भी सही है कि बर्फ हीट की एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। तो इससे होता क्या है कि जो भी हीट एक इग्लू के अंदर प्रोड्यूस होती है वो अंदर ही ट्रैप्ड रहती है और हवा को बाहर के मुकाबले गर्म रखती है। इसके अलावा एक इग्लू की बनावट भी उसके सही से काम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक इग्लू का दरवाजा हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है, जो आपको पहुंचाता है इग्लू के निचले हिस्से में। लेकिन दोस्तों, सोने के लिए इस हिस्से का नहीं बल्कि एक ऊंचे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और वो इग्लू के ऊपरी हिस्से पर इकट्ठी होती रहती है, जबकि बाहर से आने वाली ठंडी हवा इग्लू के निचले हिस्से तक ही पहुंच पाती है। आर्कटिक के नेटिव्स जो इग्लू बनाते हैं उनमें तो आप आग भी जला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी बता दूं कि एक इग्लू इतना भी कंफर्टेबल नहीं होता कि आप टी शर्ट में घूम सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इग्लू और बाहर के तापमान में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का भी फर्क हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जहां अपने देश में आदत है कि जब कभी भी लाइट चली जाती है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों को कोसने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त गलती भी उन्हीं की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जब लाइट जाती है तो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं बल्कि गिलहरियों को कोसने लगते हैं। जी हाँ, सुनने में ये अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों, अमेरिका में पावर आउटेज का सबसे बड़ा रीजन ये गिलहरियां और इनके कुछ कजन्स ही हैं। अमेरिका में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उनकी पब्लिक पावर एसोसिएशन कई सालों से एक स्क्विरल इंडेक्स मेंटेन कर रही है, जिसमें इन गिलहरियों से होने वाली पावर आउटेजेस का हिसाब रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल
औसतन 3000 से भी ज्यादा पावर शटडाउन्स सिर्फ इन स्क्विरल्स की वजह से होते हैं। ये स्क्विरल्स बिजली की तारें चबा जाती हैं, पावर केबल्स काट देती हैं और अंडरग्राउंड सेंसर्स तक को बेकार कर देती हैं, जिससे हर साल हजारों करोड़ का नुकसान स्टेट को झेलना पड़ता है। और पुराने अनुभवों को देखते हुए लगता भी नहीं कि इस प्रॉब्लम का जल्दी कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने दुनिया में कई महान शख्सियतों को एक से एक अजीबोगरीब चीजें खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने पूरा का पूरा एक हवाई जहाज ही खा लिया हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पूरा प्लेन। दोस्तों, ये है फ्रेंच एंटरटेनर मिशेल लोटीटो, जिन्हें मॉन्सियोर मैग्नेटाउट के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में ग्रेनोबल, फ्रांस में जन्मे मिशेल जब 9 साल के थे, तब से उन्हें ऐसी इनडाइजेस्टिबल चीजें खाने का शौक चढ़ गया जिन्हें कोई आम इंसान खाने की सोच भी नहीं सकता, जैसे कि कांच या फिर मेटल। धीरे धीरे ये शौक उनके पेशे में बदल गया और अपने करियर के दौरान मिशेल 18 साइकिल, 7 टीवी सेट, एक कंप्यूटर खाने के बाद 1 टन का सेस्ना 150 प्लेन भी खा गए। उन्होंने ये प्लेन एक ही दिन में नहीं खा लिया, बल्कि इसे खाने में उन्हें 1978 से 1980 तक पूरे 2 साल का वक्त लगा। जब मिशेल को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मिशेल बिल्कुल सही सलामत है और ये कमाल है उनके मोटे और मजबूत पाचन तंत्र का। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 में 57 साल की उम्र में मॉन्सियोर मैग्नेटाउट की मृत्यु प्राकृतिक कारणों के चलते हुई। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, गीजा के मशहूर पिरामिड्स आज से 4500 साल से भी ज्यादा पहले बनाए गए थे, लेकिन उन्हें आज भी दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी नायाब है कि वो आज के समय में सभी क्रेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रक्स होने के बावजूद भी नामुमकिन सी लगती है। अच्छा, आप ही सोच कर देखिए, एक पिरामिड जो 756 फीट लंबा है चारों तरफ से और 481 फीट ऊंचा है, जिसके बनने में 23 लाख ऐसे तराशे हुए पत्थर लगे हैं, जिनमें से हर एक का वजन औसतन 3 टन है। अब हिस्टोरियंस की माने तो वो कहते हैं कि ये ग्रेट पिरामिड सिर्फ 20 सालों में बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों, इस हिसाब से तो अगर हर 5 मिनट में एक चट्टान अपनी जगह पर रखी जाए, तब जाकर 20 सालों में 23 लाख चट्टानें रखी जा सकती हैं। दोस्तों, आज से 4500 साल पहले ऐसी इंजीनियरिंग अद्भुत नहीं तो और क्या है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच, जो जमीन पर रहने वाला एक बड़ा सा पक्षी होता है, एक घोड़े से भी तेज दौड़ता है। जी हाँ, अपने टेंडन्स में कमाल की इलास्टिक एनर्जी स्टोर किए ये पक्षी बहुत तेज और बहुत देर तक दौड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच चाहे उड़ नहीं सकता, लेकिन इलास्टिक एनर्जी की वजह से इसे दौड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं खपानी पड़ती और जरा से एफर्ट से ही ये हवा से बातें करने लगता है। 23 मील प्रति घंटा की अधिकतर स्पीड से दौड़ने वाला ये ऑस्ट्रिच एक इंसान से 2 गुना तेज दौड़ सकता है। और अगर कभी इसका पाला आपसे पड़ जाए तो इसकी सुपर किक से जरा बच के रहिएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या कभी आपने रोड पर 3D ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखी है? अगर नहीं तो बता दूं कि अहमदाबाद और दिल्ली के कुछ हिस्सों में इन 3D ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स का ट्रायल किया गया, जिसमें ये सामने आया कि ये नॉर्मल ज़ीब्रा क्रॉसिंग से 20% ज्यादा इफेक्टिव है। पैदल चलने वालों को सुरक्षित करने के साथ साथ ये डिजाइन्स स्ट्रीट्स की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 3D ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स का आइडिया देने वाली थी गुजरात की माँ बेटी की ये जोड़ी। ये है सौम्या पांड्या और शकुंतला पांड्या। दोस्तों, ये जानते हुए कि हर साल हमारे रोड्स पर हजारों लोगों की जान एक्सीडेंट्स में चली जाती है, इन माँ बेटी का ये छोटा सा लेकिन कारगर आइडिया काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की बेटियां अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो पाकिस्तान की बेटियां भी पीछे नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान की रहने वाली एमा आलम ने 29वां ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स अपनी शार्प और फास्ट मेमोरी स्किल्स का इस्तेमाल अपनी इंटेलेक्चुअल पावर और ह्यूमन मेमोरी की पोटेंशियल दिखाने के लिए करते हैं। एमा और उसकी टीममेट सईदा जहरा ने इस बार दुनिया भर से आए 300 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। और अब दोस्तों, वक्त हो चला है आज के इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें इस बार भेजा है साहिल संजय रोडे जी ने। संजय लिखते हैं कि इंटरनेट का भी एक अपना वर्चुअल मैप बनाया गया है, जिसे आप भी www.internet-map.net पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जितने भी सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये सब वेबसाइट्स हैं, जिसका जितना बड़ा सर्कल उस पर उतना ही ज्यादा ट्रैफिक। इस वेब पेज पर आप 2011 तक कैटलॉग हुई
3.5 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट्स का एक मैप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग देशों की वेबसाइट्स के सर्कल के रंग भी अलग अलग दिखाए हुए हैं। इस इंटरनेट मैप की मदद से आप किसी रीजन या फिर देश की टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स के बारे में तो जान ही सकते हैं, साथ ही वेबसाइट्स के आपस में लिंक्स के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो मौका लगे तो इंटरनेट मैप का एक अनुभव जरूर कीजिएगा। खैर, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि मिलूंगा अगले हफ्ते भी कुछ नए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।